मैं अपने पति की सेज सजाए बैठी थी। मेरी ननद अभी थोड़ी देर पहले मुझे पारंपरिक दुल्हनों की तरह बेड पर बिठाकर गई थी। आज मेरे लिए ये दिन बहुत खुशियों वाला था। मुझे पता था थोड़ी देर बाद मेरे पति आएंगे, मेरा घूंघट उठाएंगे, मुझसे प्यार भरी बातें करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था आज रात मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे किस सच का सामना करना है। मेरे चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। आने से पहले जो बातें मेरी शादीशुदा सहेलियों ने मुझे बताई थीं, वे मेरे दिल में गुदगुदी पैदा कर रही थीं। मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। मैं अभी इन सब बातों को सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो घड़ी आ चुकी थी जब मैं अपने पति की संगत और मोहब्बत पाने वाली थी? मैंने अभी तक उन्हें सामने से नहीं देखा था। वो मेरी माँ की पसंद का लड़का था, मुझे केवल तस्वीर ही दिखाई गई थी। शादी के समय भी मैंने उन्हें ढंग से नहीं देखा था। ज़्यादातर मेरी नज़रें नीचे ही थीं। मैं एक सीधी सादी और शर्मीली टाइप की घरेलू सी लड़की हूँ। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और बहुत जल्दबाजी में हुई थी। मेरा दिल अब धीरे धीरे डर रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा साबित हो, मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ खुशहाल बिताऊं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे किस पीड़ा से गुजरना है। काफ़ी देर गुजर गई थी लेकिन कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। उन्हें कमरे में आए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए थे, और ये सोचकर मेरी जान निकलने पर आई थी। क्या मैं उन्हें पसंद नहीं आई थी या फिर कोई बात उन्हें बुरी लग गई थी? मैंने बेवजह सिर उठाया। वो कमरे में मौजूद सोफे पर बैठे हुए थे। उनका हाथ उनके बालों में था, आंखें बंद थीं। मेरा दिल एकदम कांप उठा। क्या उनकी तबीयत ख़राब थी या कोई और बात थी? मैं तुरंत उठी और अपना लहंगा संभाल कर उनके पास आई। बिना सोचे समझे मैंने उनके माथे पर अपनी हथेली रखी ताकि पता कर सकूं कहीं उन्हें बुखार तो नहीं, जबकि वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन माथे पर पसीना आया हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किसी परेशानी में घिरे हुए हैं। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था और इस ठंडे वातावरण में पसीना आना कोई अच्छी बात नहीं थी। मेरे करीब आने पर वो सीधे हुए और मुझे देखते हुए धीमे लहजे में बोले, आप कपड़े बदल लो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उनका लहजा बहुत अजीब था। आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे? मेरी सहेलियों का कहना था कि जब तक आपका पति आपकी तारीफ न कर दे तब तक अपने कपड़े मत बदलना, और फिर उनका अचानक से यह आदेश जारी कर देना मुझे परेशानी में डाल चुका था। क्या मैं उन्हें पसंद नहीं थी या फिर कोई और बात थी, या वो किसी और को पसंद करते थे? ऐसी कई आशंकाएं मुझे घेरने लगी थीं। आमतौर पर मैंने ड्रामों और फिल्मों में ऐसा ही देखा था कि शादी वाली रात दूल्हा ठंडा रवैया अपनाता है, और जिसका मतलब होता है कि लड़का पहले से किसी को पसंद करता था या फिर वो इस शादी से खुश नहीं था। मैंने भगवान का नाम लिया और बाथरूम चली गई। वहाँ जाकर मैंने बुझे हुए दिल के साथ अपने कपड़े बदले, ज्वेलरी उतारी, मेकअप साफ किया और दिल ही दिल में दुआएं करती हुई बाहर आई। मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुझे पता था कि ये तकलीफ़ कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करती, और इसीलिए मैं भी डर रही थी। मैं कमरे में आई तो मेरे पति भी कपड़े बदल चुके थे और सोफे पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आई वो मुझे देखते हुए बोले, नीलम, यहाँ आ जाओ। उनके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था। उन्होंने अभी तक मुझे तुम कहकर भी नहीं पुकारा था, और मुझे ऐसे मर्द बहुत पसंद थे जो औरतों की इज्जत करना जानते हैं। मैं चुपचाप उनके बराबर बैठ गई थी और उनकी बात सुनने के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। अचानक ही वो मेरे साथ लगकर बैठ गए, मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उनका अंदाज बहुत अनोखा था। मेरे चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई थी। मैंने समझा कि मेरे पति कुछ रोमांटिक सी बातें करेंगे, लेकिन अगले ही पल मेरी सारी खुशी बर्बाद हो गई थी। वो मेरा चेहरा अपनी ओर करते हुए बोले, मैं जानता हूँ नीलम, हर लड़की के लिए ये रात बहुत खूबसूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी रात भी खूबसूरत होगी। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। मगर आज आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत पर रखकर बंदूक चलाते हैं। मेरा मानना है कि जिसकी गलती है वो इस गलती को स्वीकार करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलती है, बल्कि ये एक कमी है, और आपको मुझे समझना होगा। मैं आपका पति हूँ और यकीन मानिए इसकी खबर आज ही मुझे हुई है। अगर मुझे पहले इसकी खबर हो जाती तो मैं कभी आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। मगर आज मैं ठीक मौके पर इस शादी से इनकार करता तो दोनों घरानों की बदनामी होती।
इसीलिए मैंने चुपचाप आपसे शादी की है। मगर इतनी देर सोचने के बाद भी मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मेरा दिमाग मुझे लगातार एक ही सलाह दे रहा है कि मैं आपको ये सच ना बताऊं, बल्कि आपको धोखे में रखकर अपनी ज़िंदगी गुजार लूं। मगर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मुझे औरत की इज्जत करना आता है। इसीलिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है कि मैं आपको ये सच बता दूं। मैं उन्हें गौर से सुन रही थी। मेरी निगाहें झुकी हुई निगाहों पर थीं। उनका अंदाज बहुत उदास था। न जाने क्यों मुझे क्या हुआ कि अचानक ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उनके गाल पर रखते हुए प्यार से बोली, बेशक आपकी जो भी बात है, हो सकता है मुझे नागवार गुजरे, लेकिन मैं वादा करती हूँ आपको जो भी कंडीशन होगी मैं उस कंडीशन को स्वीकार करूँगी और आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा आप में एक चीज़ पसंद आई और वो है कि आपको औरतों की इज्जत करना आती है और मुझे ऐसे मर्द बहुत पसंद हैं। मैं और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और एक बार फिर मुझे देखते हुए बोले, मगर मुझे लगता है कि आप मेरी ये सच्चाई सुनकर मुझसे नफ़रत करेंगी और मुझे छोड़ देंगी या फिर कोई और कदम उठाएंगी। मैंने तुरंत सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मुझे बताएं आखिर आपके साथ समस्या क्या है। और फिर जो बात उन्होंने मुझे बताई वो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल ले गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। मेरी आंखों में नमी आ गई थी और मैं उन्हें अविश्वास के साथ देख रही थी। मैं कुछ कहना चाहती थी, उनसे कोई सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो कमरे से बाहर चले गए। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं। मैं एक ऐसे इंसान की तरह हो गई थी जिसके आगे भी खाई थी और पीछे भी। मेरे माँ बाप बहुत सख्त थे और मेरे भाई कुछ ऐसे ही थे। मुझे पता था कि अगर मैं अपने घर जाती और अपनी माँ को इस दर्द के बारे में बताती तो उल्टा वो मुझे बहुत बातें सुनाती, बल्कि मुझे अपने घर से निकाल देती। वो एक घरेलू औरत थी और उनका मानना था कि पति की हर हाल में सेवा करनी चाहिए। तुम्हें भी वही करना है और वहीं रहना है। तुम यहाँ क्यों आई हो? और ये सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दोनों तरफ से फंस गई थी और कुछ पल बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। विदाई के समय सहेलियों की मीठी सरगोशियाँ और कजिन्स का छेड़ना, ये सब याद करते ही मेरा दिल बहुत उदास हो गया। काफ़ी देर रोने के बाद मेरा दिल कुछ हल्का हुआ और मैं बाथरूम में खुद का हुलिया ठीक करने के लिए चली गई, क्योंकि रो रो कर मेरा चेहरा ख़राब हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मेरे पति बेड पर लेटे हुए थे। यकीनन वो सोने के लिए लेट चुके थे। मैंने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज किया और भगवान जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरी शुरू से आदत थी, जब भी मैं तकलीफ में होती थी अपने भगवान से अपने दिल की बात करती थी। उनके सामने बैठकर घंटों रोती थी, उनसे दुआएं मांगती थी और मुझे यकीन था मेरी इस मुश्किल का हल मेरे भगवान के पास था। मैं अपने भगवान से दर्द भरे लहजे में बोली, हे भगवान, मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों का सामना किया है। मैंने माँ की बिना वजह की सख्ती सहन की, भाइयों की डांट फटकार झेली और पापा के गुस्से को सहा। मैंने सब कुछ सहा। सहेलियों ने कहा था जब मैं पति के घर जाऊंगी तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं अपने पति के प्रति वफादार हूँ। मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी किसी गैर मर्द को आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने अपनी इज्जत को हमेशा अपने पति की अमानत समझकर उसकी रक्षा की है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, ना ही आपको दोष दे रही हूँ। बस मैं मजबूर हूँ, दिल उदास है, इसलिए आपसे बोल रही हूँ। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ। मेरे भगवान, मेरी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार कर लो। मेरी इस मुश्किल को दूर करो। मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं उनका अंतिम सांस तक साथ दूंगी। जो आपने मेरे लिए चुना है मैं उसमें राजी हूँ। हे भगवान, मुझे मजबूत बनाए रखना। मैं काफ़ी देर तक अपने भगवान के सामने बैठकर आंसू बहाती रही। काफ़ी देर रोने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने अपना भीगा चेहरा साफ करके उठी, लेकिन अचानक मेरी जान लबों पर आई। मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मेरे बिल्कुल ठीक पीछे मेरे पति चेहरा झुकाए खड़े थे। क्या वो मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन रहे थे? मेरी आवाज़ इतनी तो तेज़ थी कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास होता तो वो आसानी से मेरी आवाज़ सुन लेता। ये सोचते ही मेरा दिल धड़क उठा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो अपनी जगह से मेरे पास आए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। अपने पति की मजबूत बाहों में मुझे सुरक्षा का एहसास हुआ। उनकी संगत मुझे सुकून दे रही थी।
वो मुझे बाहों में लेकर बिस्तर पर आए और मुझे देखते हुए धीमे लहजे में बोले, जिस तरह से आपने भगवान के सामने बैठकर मेरे साथ वफादारी निभाने का इरादा किया है, मेरा दिल आपके लिए धड़क उठा है। मुझे लड़कियों से हमेशा नफरत रही थी, लेकिन आज आपको पाकर मैं पूरा हो गया हूँ। ये कहते हुए वो मेरे ऊपर झुके। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर लीं। मैं अब अपने पति की संगत चाहती थी, उनकी मजबूत बाहों में समाकर हर दुख को भुला देना चाहती थी, इस सच्चाई को नकार देना चाहती थी जो मेरे पति ने अभी अभी मुझ पर जाहिर की थी। मैंने अपना आप चुपचाप अपने पति के हवाले कर दिया और मेरे पति मेरे ऊपर अपनी चाहतें लुटाने लगे और मैंने उफ तक नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था और मैं उनकी बाहों में अपने सभी दुख भुलाकर एक अलग ही दुनिया में खो गई थी। वो रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगली सुबह मेरे लिए क्या तूफान लाने वाली है। सुबह होते ही मेरी आँख खुली, मैंने गर्दन घुमाई। मेरे पति नींद के मजे ले रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने पति की ओर कदम बढ़ाए। मैं उन्हें उठाना चाहती थी, लेकिन शादी का पहला दिन था और वो थोड़ी देर पहले ही सोए थे, इसलिए मैं कोई बुरा माहौल नहीं चाहती थी। इसलिए मैं चुपचाप होकर लेट गई। मुझे पता था कि थोड़ी देर के बाद मुझे कोई जगाने आएगा, इसलिए मैंने जागने में ही भलाई समझी, लेकिन आंखें बंद कर लीं ताकि थोड़ा आराम मिल सके। कुछ पल बाद अचानक मेरे पति का मोबाइल बजा। मैं उन्हें फ़ोन देना चाहती थी, लेकिन अचानक ही वो चौंक कर उठे और अपना मोबाइल कान से लगाकर बालकनी में चले गए। उनका अंदाज बहुत शक भरा था। मोबाइल उठाकर बाहर जाना मुझे अजीब लगा। मैं उन पर शक नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी हरकत शक करने वाली थी। मैं चुपचाप लेटकर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आए और काफ़ी जल्दबाजी में कपड़े बदले और बिना मेरी ओर देखे कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही मैं उठकर बैठ गई। ये क्या मामला था? किसका फ़ोन आया था और वो क्यों गए थे? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मुझे उनका अचानक बाहर जाना कुछ अजीब लगा था। मैं अब भी थोड़े थोड़े शक में थी। फिर मैंने अपना सिर झटका, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी और उनके साथ क्या हुआ था, इसलिए मैंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी ननद कमरे में आई। मैं पहले से उठ चुकी थी। वो कमरे में आते ही मुझसे मिली और अपने भाई के बारे में पूछने लगी कि वो कहाँ हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे हैरत हुई, क्या उन्होंने घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया था और वो इतनी सुबह कहाँ गए थे? मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि आप कपड़े बदल कर तैयार हो जाएं, नीचे नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा है, मेहमान भी आने लगे हैं, इसलिए ज़्यादा देर मत करना। मैंने अपने पति का ध्यान झटका और जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। मैंने अपनी माँ का दिया हुआ एक लाल रंग की साड़ी पहन ली, जिसे पहनकर मैं चांद की तरह लग रही थी। मेरी दूधिया रंग पर लाल रंग बहुत जच रहा था। मैंने खुद को बहुत खूबसूरती से सजाया था। बीच में मांग निकालकर मैंने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था, जो किसी खूबसूरत झरने की तरह मेरी कमर पर बिखर गए थे। अपना पूरा जायजा लेकर मैं नीचे गई थी। जैसे ही मैं नीचे आई, मेरी नज़र अपने पति पर गई। वो अपनी माँ के पास बैठे थे और न जाने कौन सी बातें कर रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनकी माँ के पास गई और धीमे आवाज़ में प्रणाम करके उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने के लिए झुक गई। उन्होंने मेरी तैयारी पर एक नज़र डाली और मुझे आशीर्वाद दिए बिना बोली, क्या तुम किसी शादी में जा रही हो जो इतनी तैयार होकर आई हो? तुम्हें नहीं पता कि घर में कितने अनजान मर्द आ रहे हैं? तुम्हें थोड़ा होश में रहना चाहिए। मैं एकदम शर्मिंदा हो गई। मैंने एक नज़र अपने पति पर डाली। उनका लहजा और बात मुझे काफ़ी बुरी लगी थी, लेकिन मेरे पति चुप बैठे थे। मुझे लगा वो मेरी मदद करेंगे और बताएंगे कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरा इस तरह तैयार होना सही है, लेकिन वो चुप रहे। मैं कुछ कहते इससे पहले ही मेरी सास ने तीखे स्वर में कहा, जाओ और कपड़े बदल कर नीचे आओ। कोई सादा कपड़े पहनो और अपने चेहरे पर लगी हुई ये क्रीम पाउडर भी हटा दो। हमारे घर की बहू बेटियां इतना तैयार नहीं होती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच तो ये था कि मैं भी ऐसे ही माहौल की आदी थी, लेकिन मैंने अपने मायके में इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी बिताई थी कि मैं अपने सभी शौक़ अपने ससुराल में जाकर पूरे करूँगी, लेकिन उनके इस तरह के व्यवहार ने मुझे दुखी कर दिया था। क्या मुझे यहाँ भी डर डर कर जीना था? मैं चुपचाप ऊपर जाने लगी, लेकिन अचानक दूसरे कमरे से मेरी जेठानी बाहर आई। वो तो मुझसे भी ज़्यादा तैयार थीं। मुझे लगा कि मेरी सास उन्हें भी नीचा दिखाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तुरंत मेरी सास के पास गईं और उन्हें के आगे झुक रही थीं। ये क्या माजरा था मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। क्या मेरी सास मेरे पति के कारण ऐसा कर रही थी या फिर कोई और बात थी? ये सोचते सोचते मेरा दिमाग ख़राब होने लगा।
मैंने चुपचाप अपनी माँ की दी हुई एक और साधारण सी साड़ी पहनी और अपना चेहरा साफ करके नीचे आई। मेज सजी हुई थी। सब लोग नाश्ता करना शुरू कर चुके थे। किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया था। मुझे तो अपने पति पर आश्चर्य हो रहा था। कल रात वो कितने अच्छे थे और अब मुझसे ऐसे अजनबी हो गए थे जैसे वो मुझे जानते ही ना हो। मैंने भी चुपचाप अपना सिर झटका और मेज के करीब आई। भूख ने मुझे परेशान कर दिया था। कल रात चिंता में मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैं अपने पति के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी मेरी सास ने मेरे ऊपर एक आलोचनात्मक नज़र डाली और मुझे बैठने के लिए कह दिया। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि अब उन्हें मुझ में कोई समस्या नहीं दिखी। खाना वगैरह करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई क्योंकि मुझे नीचे ठहरना सही नहीं लगा। मेरी सास मुझ पर ध्यान देने की बजाय मेरी जेठानी पर ही ध्यान दे रही थी। मेरी ननद फिर भी मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन सास का रवैया बहुत ठंडा था। मेरे पति भी नाश्ता करने के बाद घर से चले गए थे। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं लगातार अपने भगवान से दुआ कर रही थी कि मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो। मुझे आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। लोगों के ताने सहने थे। अपने पति को किसी भी तरह हर मुसीबत से बचाना था। उन पर कोई भी बदनामी नहीं आने देनी थी। इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। अभी कुछ ही समय बीता होगा कि मेरे पति कमरे में आए। मैं उन्हें देखते ही खड़ी हो गई, जबकि वो मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज करके लेट गए थे। मैं उनसे बात करना चाहती थी, थोड़ी देर के लिए अपना दिल हल्का करना चाहती थी, लेकिन वो तो ऐसे हो गए थे जैसे कमरे में उनके अलावा कोई है ही नहीं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे किसी भी तरह अपना रिश्ता बहाल करना था। वे मेरे पति थे और मुझे उनकी दिलजोई करनी थी। जैसे ही मैं बेड पर बैठी वो मुझे देखते हुए बोले, बुरा मत मानना, मगर आप सोफे पर जाकर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मैं कमरे से बाहर चला जाऊँ तो आप बिस्तर पर आ जाना, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। उनका ठंडा रवैया मेरे दिल को दहला गया। मैं उन्हें आश्चर्य से देख रही थी कि वो मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वो शादी की रात ही मेरे करीब आए थे। इसके बाद उन्होंने मुझे मुंह लगाना जरूरी नहीं समझा। न उन्होंने मेरी तरफ देखा और ना ही मुझसे बात की। अगर मैं कुछ कहती तो थोड़ा सा जवाब देते और अपने मोबाइल में बिजी हो जाते। मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा था। बेशक माँ के घर में सख्ती थी, मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, लेकिन जब परिवार की लड़कियाँ आती थीं तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी। दिन भर माँ भी बात कर लेती थी, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। न सास बात करती थी, ना ही जेठानी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन अब मुझे यही सब कुछ सहना था। समय और धीरे धीरे आगे को बढ़ा। आज शनिवार की रात थी। मैं अपने कमरे से जुड़ी बालकनी में उदास बैठी चांद को निहार रही थी। रात के 12 बज रहे थे और पति कमरे में नहीं थे, बल्कि वो बाहर अपने दोस्तों में गए हुए थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति कमरे में आए, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पति को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कमरे में जाने का इरादा टाल दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज की रात मेरे लिए कितनी खुशकिस्मत साबित होने वाली है। कुछ पल बाद अचानक मेरे पति ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। मेरा दिल धड़क गया। क्या वो आज रात मेरे करीब आना चाहते थे या फिर कुछ और था? उन्होंने मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन देते हुए कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो, सब ठीक है ना? शायद वो मुझे उदास देखकर परेशान हो गए थे। मैं बिना कुछ कहे उनके सीने से लग गई। वास्तव में मुझे किसी अपने की सख्त ज़रूरत थी। मैं अकेले रह रहकर थक चुकी थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर ले गए। लेकिन मेरा इरादा आज उनकी संगत पाने का नहीं था, बल्कि कुछ देर उनसे बातें करने का था, क्योंकि मुझे पता था अभी वो मेरे करीब आएंगे और सुबह मुझसे बेगाने हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और तुरंत ही कमरे की लाइट बुझाकर मेरे करीब आ गए। रात बूंद बूंद करके पिघलती जा रही थी और मैं भी उनकी संगत में पिघल चुकी थी। अगली सुबह मेरे सोचने के अनुसार ही हुआ था। सुबह होते ही वो मुझसे बिल्कुल बेगाने हो चुके थे। बिना मेरी तरफ देखे वो ऑफिस चले गए। रात को घर आए तब भी बेगाने थे। मेरा दिल फिर उदास हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था अब मुझ पर क्या विपत्ति आने वाली है। 2 दिन बाद उन्होंने फिर मेरी तरफ कदम बढ़ाए थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं उन्हें झटक दूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। समय गुजरने लगा। अब कभी वो मेरे पास आ जाते थे, अपना मतलब पूरा करते और फिर मुझसे दूर हो जाते।
मुझसे ऐसे बेगाने हो जाते जैसे मुझे जानते ही ना हो। आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी। दिल अजीब सी हालत का शिकार था। तबीयत में काफ़ी चिड़चिड़ापन आ गया था। कमरे से बाहर आने के बाद जो काम मेरे जिम्मे थे उन्हें करने का मेरा मन नहीं था। बहाने बहाने से जेठानी भी मुझसे बात कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें भी मुंह नहीं लगाया। अचानक मुझे उल्टी आई और मैं वहीं सिंक में झुक गई। मेरी जेठानी मेरी पीठ सहलाने लगी। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। उल्टी करके मेरा बुरा हाल हो गया था और मैं किचन में मौजूद कुर्सी पर ही बैठ गई। वो दौड़कर माँ को बुला लाई, जबकि मेरी सास मुझे संदेह भरी नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। मेरा सिर चकरा रहा था। मेरी जेठानी मुझे सहारा देते हुए बोली, आओ मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देती हूँ। मैंने उनका साथ पाते ही अपने कदम अपने कमरे की ओर बढ़ाए, लेकिन अभी मैं रास्ते में ही थी कि मुझ पर बेहोशी छा गई और मैं उनके हाथों में झूल गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। कुछ घंटों बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। मेरे सिरहाने पर मेरी सास और जेठानी खड़ी थीं। जेठानी के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि मेरी सास गुस्से में नजर आ रही थी। मुझे क्या हुआ था मुझे नहीं पता। मैंने चारों ओर नज़र घुमाकर अपने पति को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैं कोई सवाल करती उससे पहले ही मेरी जेठानी ने मुझे गले लगा लिया और मुझे बधाई देते हुए बोली, नीलम बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि हमारे घर छोटा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अस्पताल की छत मेरे सिर पर गिर गई हो। मैं फटी फटी नज़रों से अपनी जेठानी की बात सुन रही थी। मैंने परेशान होकर अपनी सास को देखा तो उन्होंने मुझसे नफरत से मुंह फेर लिया। मेरा दिल बंद होने के करीब था। मैं बेचैन हो गई थी और तड़प कर बोली, विवेक कहाँ है? मेरी आवाज़ कहीं अंदर से आई थी, जबकि मेरी जेठानी एक बार फिर खुशी से बोली, अरे वो बस डॉक्टर से मिलने गए हैं, तुम बस अपना ख्याल रखना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें खून की बहुत कमी है और किसी भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, उन्होंने अपनेपन से कहा, लेकिन मुझे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। मैंने अपना सिर अपने हाथों में थाम लिया। ये क्या खबर मुझे मिल गई थी? मेरे हौसले जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मेरे पति कमरे में आए। उनका चेहरा गुस्से से तना हुआ था, जिसे देखकर मैं जान गई थी कि अब मेरी जान बख्शी नहीं है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर मुझे देखते हुए एक बार फिर मेरे पति को समझा रही थी कि इनका बहुत ख्याल रखना है, जबकि मेरे पति ने ना तो सहमति में सिर हिलाया और ना ही ना में। थोड़ी देर बाद ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो गाड़ी चलाते हुए भी बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनकी माँ का हाल भी यही था। मैं जान गई थी कि उनकी माँ भी सच्चाई से जानकार हैं, तभी इतने गुस्से में हैं। घर पहुँचते ही उन्होंने गुस्से में दरवाज़ा बंद किया था और अपने कमरे में चले गए। मुझे अपने एक एक कदम मन भारी लग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज का दिन इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मुझे मालूम था इस खबर के बाद मेरे पति मुझे कभी भी अपने घर में जगह नहीं देंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मैं नीचे ही खड़ी इन सभी बातों के बारे में सोच रही थी कि अचानक मुझे मेरे पति की डांटती हुई आवाज़ सुनाई दी, नीलम कमरे में आओ। सभी ने हैरान होकर रेलिंग के पास खड़े मेरे पति को देखा, जो गुस्से से पागल होने के दर पर थे। मेरा हाल ऐसा था कि अभी मेरा दम निकल जाएगा, लेकिन हालात के मद्देनज़र मैं चुपचाप कमरे में चली गई थी, क्योंकि नीचे रुकने का मतलब था अपना और अपने पति का मजाक बनवाना, और मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। मैंने गहरी सांस ली। यकीनन ये कोई मेरे भगवान की तरफ से चमत्कार होगा। जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश किया, मेरे पति ने मेरा बाजू अपनी लोहे की जैसी पकड़ में थाम लिया था। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मैं उसी पल मुंह के बल जमीन पर गिर गई। वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे। उन्होंने मेरे बालों को अपनी पकड़ में जकड़ रखा था और मेरे मुंह पर गरजते हुए बोले, सच सच बताओ नीलम, इस बच्चे का बाप कौन है? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या वो मुझे इतना गिरा हुआ इंसान समझ रहे थे? क्या मैं ऐसी लड़की थी? मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था, मान टूट जाने का दुख, अपनी बेइज्जती के आंसू। वो एक झटके से मुझे छोड़ चुके थे और मेरी ओर देखते हुए बोले, फ़ौरन अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम जैसी बदचलन लड़की को अपने घर में जगह नहीं दे सकता। तुम्हारी ना तो मेरे दिल में कोई जगह है और ना मेरी ज़िंदगी में और ना ही मेरे घर में। मैं तुम जैसी आवारा लड़की को अपने साथ नहीं रखूँगा।
मैं कुछ भी नहीं बोली थी। आज सब कुछ ख़त्म हो गया था। न उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया, न मुझे अपनी बात समझाने का मौका दिया। बस फैसला सुना दिया था। मैं चुप हो गई थी और अलमारी की तरफ बढ़ गई। मैंने सोच लिया था मैं अब ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मैंने उनकी आंखों के सामने ही अपना सामान बांधा था। मेरे होंठों पर चुप लग गई थी। मैं अब यहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मुझे क्या बोलेंगी, मेरे भाई मुझे अपनाएंगे या धुतकार देंगे, मेरे पापा का क्या रिएक्शन होगा। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बस अब यहाँ से जाना चाहती थी। जैसे ही कमरे से निकलने लगी तो उन्होंने बेखुदी में कहा, रुको, मैं छोड़ आता हूँ। जबकि मैंने एक तंज भरी नज़र उनके अस्तित्व पर डाली और चुपचाप उस घर को अलविदा कहकर बाहर निकल आई थी। शादी के बाद से मुझे कोई सुकून नहीं मिला था। सास की ओर से नापसंदीदगी का इजहार, जेठानी का अजीब तरीके से व्यवहार और देखना, और मेरे पति की बेपरवाही मुझे पूरी तरह ख़त्म कर चुकी थी। एक औरत की ज़िंदगी आसान नहीं होती। मुझे लगा था जितने जख्म मैंने अपने मायके में सहे हैं, ससुराल में मुझे अच्छा मिलेगा। मैंने अपने सभी शौक़ अपने ससुराल में पूरे करने हैं, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी में सुकून था ही नहीं। मैं मायूस हो गई थी। मैं अपने घर लौट आई थी। पूरे रास्ते मेरे कानों में मेरे पति के शब्द गूंज रहे थे। क्या वो मुझे इस काबिल भी नहीं समझते थे कि मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर लेते? बेशक उस रात उन्होंने जो कहा था उसकी तुलना में ये सब कुछ होना बहुत मुश्किल था। मेरे पति का कहना था कि उनकी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब थी और अपनी माँ के कहने पर उन्होंने अपना चेकअप कराया था और उनकी रिपोर्ट शादी से ठीक एक दिन पहले आई थी और इस रिपोर्ट में था कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। मुझे कभी ये खुशी हासिल नहीं हो सकती और फिर मेरा प्रेग्नेंट होना कोई छोटी बात नहीं थी, मगर चमत्कारी घटनाएं होती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बदचलन कहा था, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी। मेरा दिल उनसे बिल्कुल ख़राब हो गया था। हाँ, मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारती, लेकिन जो अब हो गया था, मैं सोच चुकी थी कि मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना था। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने खुशी से मेरा स्वागत किया। मैं शादी के पूरे 2 महीने बाद अपने घर आई थी, लेकिन मेरे हाथों में सामान था और मैं विवेक के बिना थी। वो एकदम परेशान हो गई और मुझे देखते हुए बोली, नीलम, सब खैरियत तो है ना? विवेक कहाँ है? मैं उन्हें एक नज़र देखने लगी और चुपचाप कमरे में जाकर बंद हो गई। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा से बात करूंगी, उन्हें अपने ऊपर बीती सारी दास्तान सुनाऊंगी। हाँ, ये एक लड़की के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है कि वो अपने बाप से इस तरह की बात करे, लेकिन माँ से बात करने का मतलब था अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, और मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं था कि मैं अपने माँ की फिजूल बातें सहन करती। रात को जब पापा घर आए तो मैं चुपचाप माँ के कमरे में चली गई। सब हैरान थे कि आखिर मैं क्यों आई हूँ और फिर कमरे में बंद क्यों हो गई हूँ, किसी से कोई बात क्यों नहीं कर रही। माँ की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी। कमरे में सब लोग मौजूद थे, मेरे दोनों भाई, माँ और भाभियाँ, लेकिन मैं पापा के पास जाकर बैठ गई थी और उनकी ओर देखते हुए ऊंचे स्वर में बोली, पापा, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं कमरे में किसी की मौजूदगी नहीं चाहती। मेरा अंदाज दो टूक था। माँ कमरे से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने उन्हें भेज दिया था। मेरे बात करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि पापा समझ गए थे मामला गंभीर है। सभी लोग कमरे से चले गए थे और पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोले, जो भी समस्या है मुझे बताओ, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन वो मेरी आंखों में उदासी भाप गए थे। मैं उनके सीने से लग गई और रोते हुए अपने ऊपर बीती पूरी दास्तान उन्हें सुना दी। मेरे पापा चुप हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर शक नहीं किया था। यकीनन वो मेरी तकलीफ़ से जानकार थे। वो जान चुके थे कि मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मेरे बाप थे और मेरे चरित्र से अनजान नहीं थे। उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा पति तुमसे माफ़ी नहीं मांगता और तुम्हें सच्चे दिल से नहीं अपनाता, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जबकि मैं तड़प कर बोली, पापा, माँ का क्या करूँगी? वो तो मुझे जीते जी मार देंगी। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया और यकीन दिलाया, मैं अभी जिंदा हूँ और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय धीरे धीरे गुजरने लगा और लगभग 4 महीने बाद मेरे पति मुझे लेने आए थे। उनकी आंखें लाल और अंगार हो रही थीं। उजाड़ हुलिये को देखकर मेरा दिल मुँह को आया था। वो मेरी तरफ देखते हुए मेरा हाथ थामते हुए बोले, मेरे साथ अस्पताल चलो। मैं हैरान रह गई और तुरंत बोली, क्यों, किस लिए जाना है? मैं आपके साथ कुछ भी गलत करने नहीं जाऊंगी। ये मेरा बच्चा है और मैं इसे दुनिया में ज़रूर लाऊंगी। मुझे लगा कि वो मेरा बच्चा गिरवाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सिर ना में हिलाया और मेरी तरफ देखते हुए बोले,
मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये किसका गंध है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो किस तरह के शब्द मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्या वो मुझसे इतना ज़्यादा बदजन हो गए थे? मैंने भी अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ़ किया और चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। मेरी माँ मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। आज मैं चाहती थी कि उनके सामने सच आए। वो जितना मुझसे बदगुमान है, उनकी बदगुमानी मुझसे दूर हो जाए। हाँ, मैं अपना घर बसाना चाहती थी। पापा के दर पर रहकर मैं भी अब परेशान हो चुकी थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी कि उन्होंने मुझ पर कितनी बेएतबारी की है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति सच्चा होता है उसकी बेगुनाही साबित हो ही जाती है। डीएनए टेस्ट के बाद साफ पता चल गया कि ये बच्चा मेरे पति विवेक का ही है। उन्होंने एक बार फिर उसी पल अपना चेकअप कराया और रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि मेरे पति पिता बन सकते हैं। उस दिन रिपोर्ट्स बदल गई थीं। शादी के एक दिन पहले रिपोर्ट आने की वजह से वो बहुत बिजी थे और जल्दी जल्दी में फादर का नाम देखना भूल गए थे। नाम और सरनेम समान होने की वजह से गलतफहमी हो गई थी। उसी पल विवेक ने भगवान का धन्यवाद किया और अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर मेरे पैरों को पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी कि मैंने तुम पर बेएतबारी की, तुम पर आरोप लगाया, जबकि मैं उन्हें चुप नज़रों से देख रही थी। मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ चुप्पी ही साधी थी और आज भी मैं चुप थी। हाँ, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। मैं एक समझदार लड़की थी। मैं एक छोटी सी गलतफहमी पर अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। पापा से मशवरा करके मैं अपने पति के साथ वापसी की राह पर चल पड़ी थी और मेरे लिए सभी दृश्य हैरान करने वाले थे। मेरी जेठानी जो उस दिन मुझे अपनापन दिखा रही थी, आज मुझे देखकर जल भुन गई थी। यकीनन उन्हें भी मेरे पति की असलियत मालूम हो गई थी और वही सास जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी, मेरे कदमों में फूल निछावर कर रही थी। मेरे पति ने मुझे पलकों पर बिठा रखा था। सब ने मुझ पर बहुत ध्यान दिया था। मेरे पति ने अपनी गलती माननी शुरू की कि शुरू में मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मेरी माँ भी तुमसे दूर दूर रहती थी और वजह ये थी कि मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि अपनी पत्नी को ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना। जो कमी तुम्हारे अंदर है उसके चलते तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और सारे जग में तुम्हारी बदनामी होगी। अभी से उसकी लगामें कसना शुरू कर दो तो वो आगे को आवाज़ नहीं उठा पाएगी। मुझे माफ़ कर दो नीलम, मुझे माँ की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन मैं दुख से मुस्कुरा दी थी। बेशक ये समाज मर्दों का समाज है, क्योंकि गलती मेरे पति की होने के बावजूद तकलीफ़ मैंने सहन की थी और आज जब इस गलती का निवारण हो गया था तो मैं उन्हें अच्छी लगने लगी थी। उन्होंने वास्तव में मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैंने भी बड़े दिल से उन्हें माफ़ कर दिया था, मगर मुझे कुछ समय तक बहुत तकलीफ़ रही थी और मैं अकेले में रो पड़ती थी। उनकी मोहब्बत को देखकर मुझे कभी कभी वो धोखा लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी मोहब्बत में सच्चाई नज़र आने लगी थी। मेरे जाने के बाद वो बहुत उदास हुए थे। मुझे मेरी सास ने बताया था कि वो घर पर खाना पीना भी छोड़ चुके थे, किसी से बात नहीं करते थे। कई रातों तो वो बाहर रहे थे, उन्हें भी चैन नहीं था। मुझे पता था कि गलतफहमी इंसान को ख़त्म कर देती है और एक गलतफहमी ने मेरा घर भी उजाड़ने की कोशिश की थी, मगर भगवान की कृपा थी, मेरा सब्र बेकार नहीं गया था। लेकिन मैं सभी माँ बाप से ये विनती करती हूँ कि कभी अपनी औलाद, खासकर बेटियों पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। उन्हें उसी तरह की ज़िंदगी जीने का मौका देना चाहिए जैसा वे अपने घर में जीना चाहती हैं, क्योंकि कभी नहीं पता होता कि ससुराल में किस तरह के लोग मिलेंगे और कैसी ज़िंदगी होगी। इसलिए अपनी बेटियों का ख्याल रखें। कुछ महीनों बाद भगवान ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया था और मैंने सोच लिया था मैं अपने बेटे की इस तरह से परवरिश करूँगी कि लोग उसे देखकर उस पर गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।